गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। बहुत दिनों से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर थोड़ा क्या है, बड़ा है बच्चों। तो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कल पढ़ा था ऊतक कृतोतक के साथ सह संवर्धन। और आज हम किसकी चर्चा करेंगे? पादपे रूपांतरण। ऊतक कृतोतक के साथ सह संवर्धन में हमने क्या देखा था बच्चों? संवर्धन माध्यम के अंदर हमने एक कृतोतक ले लिया था या पादप का कोई भाग ले लिया था जिससे नया पादप बन सके, और साथ में हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो जीवाणु था जिसके अंदर हमारा संकर डीएनए मौजूद था, जिसमें हमारी वांछित जीन मौजूद थी, उस जीवाणु को हमने क्या कर दिया था? उस माध्यम के अंदर डाल दिया था। तो कृतोतक भी उसी माध्यम में है और जीवाणु भी उसी माध्यम के अंदर है। अब धीरे धीरे जीवाणु ने अपनी ग्रोथ करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो वो जीन की संख्या भी क्या होती गई? बढ़ती गई। धीरे धीरे वो जो पादप वहां पर मौजूद था, जो कृतोतक मौजूद था, पादप का भाग मौजूद था, वो भी विभाजित होना प्रारंभ हो गया। अब हमने क्या किया? उस माध्यम में कार्बेनिसिलिन डाला। तो कार्बेनिसिलिन डालते ही हुआ क्या? जो जीवाणु था वो तो खत्म हो गया, और जो उसका जो डीएनए था वो डीएनए उस कृतोतक के अंदर, विभजोतक की कृतोतक के अंदर क्या कर गया? प्रवेश कर गया, और धीरे धीरे अपने को रूपांतरित पादप क्या हो गए? प्राप्त हो गए। यहां तक बच्चों हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको डायग्रामेटिक सारा समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे पादपे रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? पादपे रूपांतरण। देखो बच्चों, एक पादप है अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थेलियाना, अरेबिडोप्सिस थेलियाना, अरेबिडोप्सिस थेलियाना। हम क्या करते हैं बच्चों? एक संवर्धन माध्यम लेते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। संवर्धन माध्यम, हमने एक संवर्धन माध्यम ले लिया जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान है। अब हमने क्या किया बच्चों? जो ये अरेबिडोप्सिस थेलियाना है, इसके बीज, इन बीजों को इस संवर्धन माध्यम में डाल दिया। अरेबिडोप्सिस थेलियाना के बीजों को हमने संवर्धन माध्यम में डाल दिया, और साथ में इसी संवर्धन माध्यम में हमने एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को क्या कर दिया? डाल दिया। अरेबिडोप्सिस थेलियाना के तो क्या डाल दिए? बीज। और संवर्धन माध्यम में और क्या डाल दिया हमने? एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को डाल दिया। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? जब ग्रोथ होने लगती है तो इन बीजों के अंदर ये जीवाणु क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। अब इन बीजों में जीवाणु प्रवेश कर गया तो 100% इस जीवाणु के अंदर जो जीन है, आई बात समझ में, वो जीन भी कहां पर प्रवेश कर जाएगी? इन बीजों के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक, जीन प्रवेश कर गई। अब बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाएगा तो जीन भी अपनी पादप के अंदर क्या बढ़ाएगी? संख्या बढ़ाएगी। तो धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? पादपे रूपांतरण। क्या बोलते हैं बच्चों? पादपे रूपांतरण। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण की दो विधियां हैं। क्वेश्चन आ सकता है, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा पादपों में जीन स्थानांतरण की कितनी विधियां पाई जाती है? किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आप ये वाली करना बच्चों, ये बड़ी है। दूसरी बात, इसमें डायग्राम से अच्छा तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल, जैसे पादपे रूपांतरण में हम कौन सा पादप के बीज काम में लेते हैं? अरेबिडोप्सिस थेलियाना। और इनके बीजों के साथ हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को क्या कर देते हैं? डाल देते हैं संवर्धन माध्यम में। तो इसके जो बीज हैं, इसके ये जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु इन बीजों के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो इन बीजों से जो हमको रूपांतरित पादप प्राप्त होते हैं, उनके अंदर, इसके जीवाणु के अंदर जो जीन पाई जाती है वो क्या होती है बच्चों? विद्यमान होती है। भाई यहाँ पर आपको ध्यान होता है, इस जीवाणु में वो प्लाज्मिड है जिसमें हमारी वांछित जीन जुड़ी हुई है। तो जब जीवाणु इसमें जाएगा तो ये प्लाज्मिड भी इसमें जाएगा, तो ये जीन भी इसके अंदर जाएगी। अब जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो 100% प्लाज्मिड की संख्या भी बढ़ेगी, तो जीन की संख्या भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? ये दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है, पर ये ऊतक कर्तोतक के साथ सह संवर्धन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, पादप वायरस वाहक। कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं
पादप वायरस का मतलब क्या? ऐसे वायरस जो कि पादपों को संक्रमित करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पादप वायरस। बच्चों पादप वायरस आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं इन पादप वायरस वाहकों में, या इनसे जीन स्थानांतरण में क्या क्या अपने को बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि ये पादप वायरस जब किसी भी पादप को संक्रमित करते हैं तो संक्रमित करने के बाद तेजी से उस पूरे पादप के अंदर फैल जाते हैं, क्योंकि ये अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं तो पूरे पादप में फैल जाते हैं। तो इनके अंदर, वायरस के अंदर जो जीन जुड़ी हुई है उसके द्वारा जो प्रोटीन बनती है वो भी पूरे पादप के अंदर क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है। सर्वांगी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगी, जो कि पूरे पादप के अंदर तेजी से वृद्धि करते हैं, तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो हमारी प्रोटीन, हमारी जीन की संख्या भी बढ़ती है और प्रोटीन की संख्या भी होती है, बढ़ती है। देखो वायरस के अंदर बच्चों होता क्या है? प्रोटीन का आवरण होता है और मध्य में ये डीएनए या आरएनए, कोई एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसी न्यूक्लिक एसिड में क्या जुड़ी हुई है बच्चों? हमारी जीन। इस न्यूक्लिक एसिड में क्या जुड़ी हुई है बच्चों? हमारी जीन। ये हमारी जीन जुड़ी हुई है। अब ये वायरस जब किसी भी पादप को संक्रमित करेगा और वहां जाकर अपनी संख्या बढ़ाएगा और पूरे पादप में फैलेगा तो 100% इस जीन की संख्या भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस जीन की संख्या बढ़ेगी तो बच्चों बताओ इस जीन के द्वारा बनने वाली प्रोटीन भी मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ती चली जाएगी। तो ये वायरस क्या होते हैं? सर्वांगी होते हैं। अब मान लो जिस कोशिका में ये वायरस प्रवेश करता है, मान लो किसी भी पादप कोशिका में, पादप के किसी भी भाग की किसी भी कोशिका में प्रवेश कर गया, तो उसमें प्रवेश करने के बाद ये वायरस उस कोशिका में तेजी से अपनी संख्या बढ़ाएगा। और जब उस कोशिका में तेजी से संख्या बढ़ाएगा तो उस कोशिका में इस जीन के द्वारा बनने वाली प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये पादप वायरस वाहक क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। इनसे अधिक मात्रा में अपने को प्रोटीन प्राप्त हो सकती है। अब आपने देखो जैसे नाम सुन रखा होगा बेटा, टीएमबी, ठीक है, एक होता है बीएमबी। टीएमबी का पूरा नाम तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू मोजेक वायरस, टीएमबी का पूरा नाम तंबाकू मोजेक वायरस। हाँ बच्चों, टीएमबी का पूरा नाम क्या है? तंबाकू मोजेक वायरस। और बीएमबी का नाम है ब्रोमो मोजेक वायरस। इसके अलावा और भी वायरस होते हैं, जैसे कालीमो वायरस है, कालीमो वायरस है, एक जेमिनी वायरस होता है, और अलग अलग वायरस होते हैं। हमारे को ये 4 हमारी बुक में दे रखे हैं बच्चों। तंबाकू, पहला क्वेश्चन तो बनता है इनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है? तो टीएमबी और बीएमबी यानी तंबाकू मोजेक वायरस और ब्रोमो मोजेक वायरस, इन दोनों में पाया जाता है आरएनए। क्या पाया जाता है बच्चों? आरएनए। जबकि कालीमो और जेमिनी, इन दोनों में क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। टीएमबी और बीएमबी, इन दोनों में तो आरएनए, और कालीमो और जेमिनी वायरस में क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है। टीएमबी का पूरा नाम क्या है? तंबाकू मोजेक वायरस। बच्चों सबसे ज्यादा जीन स्थानांतरण में जो काम में लिया जाता है, या बायोटेक्नोलॉजी में जो काम में लिया जाता है, वो जेमिनी वायरस लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीन स्थानांतरण के लिए सबसे ज्यादा कौन सा वायरस काम में लिया जाता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? जेमिनी वायरस। आई बात समझ में? और ये कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है, यानी इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में बच्चों क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये छोटा सा टॉपिक था, एक पादप वायरस वाहक। पादप वायरस वाहक क्यों उपयोगी है मैंने आपको बता दिया कि ये वायरस, पहली बात तो सर्वांगी होते हैं। सर्वांगी का मतलब क्या है? पूरे पादप में तेजी से फैल जाते हैं और तेजी से फैलकर वहां पर अपनी ग्रोथ करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जीन की मात्रा बढ़ती है तो प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ती है। इसी प्रकार जिस सेल के अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं वहां पर भी अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। तेजी से बढ़ाएंगे तो प्रोटीन की मात्रा भी क्या बढ़ती जाएगी? तेजी से बढ़ती जाएगी। और मैच्योर सेल के अंदर ये तुरंत एंटर कर जाते हैं। जो परिपक्व कोशिकाएं होती है उनके अंदर ये वायरस तुरंत क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं।
टीएमवी और ब्रोमोमोजेक वायरस दोनों कैसे वायरस है बच्चों? आरएनए वायरस। कैसे वायरस है? आरएनए। जबकि कालिमो और जेमिनी दोनों वायरस कैसे हैं बच्चों? डीएनए वायरस। दोनों वायरस कैसे हैं? डीएनए। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये पादप वायरस वाहक, जो मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी में तो कई बार आता है पर आपके भी आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सेंट्रल डोग्मा। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? सेंट्रल डोग्मा। अब ये सेंट्रल डोग्मा क्या है? देखिए पहली बात तो इस सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन किया था क्रिक ने, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? क्रिक ने किया था। क्रिक ने क्या बोला कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसका मतलब क्या? जैसे हमेशा ये होता है कि डीएनए से क्या बनता है? डीएनए, फिर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनती है बच्चों? प्रोटीन। यानी क्रिक क्या कहता है भाई कि आनुवांशिक सूचनाएं हमेशा एक दिशा में ही बहती है। डीएनए से हमेशा क्या बनेगा? डीएनए, फिर डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है बच्चों, प्रतिकृति। प्रतिकृति कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहलाता है, ठीक। उसके बाद डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, जिसे हम प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसे हम अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, जिसे अपन अनुवादन कहते हैं। अब भाई क्रिक तो ये कहता है कि आनुवांशिक सूचनाएं हमेशा इसी दिशा में बहेगी। हमारे शरीर में पहले डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। कौन कहता है? क्रिक। पर दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था टेमिन, एक का नाम था टेमिन। एक का नाम था टेमिन और एक दूसरा वैज्ञानिक था बाल्टीमोर। एक का नाम था टेमिन और एक वैज्ञानिक का नाम क्या था? बाल्टीमोर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन्होंने बोला कि नहीं, हमेशा ये नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए। और इस प्रकार प्राप्त डीएनए को सीडीएनए कहते हैं बच्चों। सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए। इस प्रकार प्राप्त डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए कहते हैं। और आरएनए से डीएनए बने, इसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
ये एंजाइम काम में आता है। तो भाई क्रिक तो ये बोलता है कि हमेशा डीएनए से प्रोटीन बनेगी, यानी डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ये तो हो गई सेंट्रल डोगमा। पर टेमिन व बाल्टीमोर इस चीज का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ पादप वायरस वाहक या कुछ जंतु वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए से सीडीएनए का निर्माण होता है, जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं या पूरक डीएनए के नाम से जानते हैं। और इस क्रिया में एंजाइम कौन सा काम में आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है, जो कि आरएनए से क्या बनाता है बच्चों, सीडीएनए बनाता है। बात समझ में आ गई। क्या है सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन क्रिक ने किया। क्रिक क्या बोलता है, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है। डीएनए से डीएनए बनता है जिसे रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बोलते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन बोलते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है जिसको ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। फिर टेमिन व बाल्टीमोर आए। इन दोनों ने इस चीज का खंडन किया। इन्होंने बोला कि जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में ही होगा। कभी कभी क्या होता है, आरएनए से क्या बनता है, डीएनए। रिवर्स क्रिया हो रही है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम में आएगा। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आएगा। और इस प्रकार जो डीएनए प्राप्त होता है वो डीएनए कौन सा होता है बच्चों, सीडीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है, सीडीएनए, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीडीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए लाइब्रेरी, आगे बात समझ में, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे अपन। तो इस चीज के लिए ये चीज पहले समझना आपका जरूरी है। एक दूसरी बात बच्चों, एक शब्द आएगा क्लोनिंग। देखो नॉर्मली भाषा में हम किसी पन्ने की कॉपी करा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी। परंतु जब डीएनए, जीन या किसी जैव अणु की कॉपी होती है, फोटोकॉपी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। यानी सेम टू सेम डीएनए बन जाएगा, सेम टू सेम जीन बन जाएगी, सेम टू सेम जीव बन जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोनिंग। दूसरी बात एक और ये है, अधिकतर डीएनए मैंने आपको बताया, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है 99%, ठीक है, इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड होता है। पर आरएनए 99% कैसा होता है बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। दूसरी बात, डीएनए में शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में शर्करा पाई जाती है, पर आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज। कौन सी शर्करा पाई जाती है बेटा, राइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, पर आरएनए में कौन सी पाई जाती है, राइबोज। डीएनए 99% डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलेगी, पर आरएनए में एक केवल सिंगल चेन पाई जाती है। डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। आई बात समझ में। पर आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, यूरेसिल। यहां पर थाइमिन नहीं पाया जाएगा, आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे बच्चों सीडीएनए लाइब्रेरी। आपको मेरी बात सुनो, जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के साधन थे, चरण थे, जीन स्थानांतरण की विधियां थी, ये सेंट्रल डोग्मा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बच्चों मैं आपको कह रहा हूं, एक एक दो बार इन वीडियो को देख लो, आप बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और इतना ढंग से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। आप वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपके पास समय कम बचेगा। मई से सत्र चालू हो जाता है और इस बार जुलाई भी निकल गए, ठीक है ना। तो आपके पास समय क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि घर पर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखो। आप कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। घर पर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, समय को खराब मत करो, ठीक है ना। आपके लिए 12th है, इंपॉर्टेंट टाइम है। वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो,
समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।